Assalamu alaikum. Welcome to BioBeats. I am Suhail Ahmed Khan. Today we have to do our MCQ series. Uh, जिस तरह आपको मालूम है MDCAT में कुछ 2 महीने रहते हैं और हमने एक कम्पिटिटिव MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े तो आपका जो बायो का जो सारा पोर्शन है MDCAT के सिलेबस का वो इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से कवर हो जाएगा। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी apparatus। दोस्तों, अगर आपको ये एमसीक्यूज आते हैं तो आप समझें कि आपकी जो स्टडी है वो बड़ी कंसेप्चुअल है, बड़ी डीप है, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हैं ये हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मुख्तलिफ सोर्सेज को देख के एनालाइज करके बनाए हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो से वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है और जो नॉलेज है, क्योंकि मैं एमसीक्यूज का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसके मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसके बाद एक हिंट दिया है। हिंट को पढ़ने के बाद आप अपने सही ऑप्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो मैंने आंसर भी किया हुआ है। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा बुनियादी काम है? प्रोटीन सिंथेसिस, ए; बी लिपिड सिंथेसिस; सी एटीपी प्रोडक्शन; डी डिटॉक्सिफिकेशन। जनाब, हिंट में दिया है थिंक अबाउट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपको इल्म है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। सो सेल को एनर्जी देना, सो एटीपी प्रोडक्शन इसका बुनियादी फंक्शन हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये एमसीक्यूज बड़ा सिंपल था। दूसरे एमसीक्यूज पे जाते हैं। The inner membrane of mitochondria is folded into structures called, देखो पहले हमने फंक्शन पढ़ा, अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये फोल्ड हुआ हुआ है और इसको क्या कहते हैं? ये बुनियादी तौर पर ये फोल्ड क्यों हुआ है, अगर आपके जहन में ये सवाल आता है तो जनाबे वाला, ये फोल्ड इसलिए हुआ है ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो। एटीपी प्रोडक्शन के लिए अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो ज़्यादा एटीपी बनेंगे। तो जनाबे वाला इसका सही ऑप्शन जो है, जो इनर मेम्ब्रेन है, उस फोल्डेड एरिया को, उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने इस एमसीक्यूज में एक तो ये वजह और ये समझ आ गई आपको कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसको फोल्ड किया गया है नेचर ने, और जिससे एटीपी की प्रोडक्शन फिर ज़्यादा होती है, और इस स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर ऐसे सवाल आपके कम्पिटिटिव एग्जाम एमडीकेट लेवल के, नम्स के और दूसरे ऐसे एग्जामों में आते हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया में क्या किस चीज़ पर मुश्तमिल है? लाइसोसोम, डीएनए, राइबोसोम, बोथ बी एंड सी। तो जनाबे वाला, हिंट में आपको बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेली है। व्हाट इज मींट बाय सेमी ऑटोनमस, जिसको उर्दू में नीम खुद मुख्तार कहते हैं, यानी ये अपनी मर्जी का कुछ मालिक हैं, इनके पास एक ऑटोनॉमी है, इख्तियार है। तो जनाबे वाला, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। तो द राइट ऑप्शन इज डी, बोथ बी एंड सी। आगे जाएंगे हम उसके डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी साख के बारे में हम एमसीक्यूज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द स्पेस बिटवीन द आउटर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड। देखो ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के हवाले से एमसीक्यूज दिया हुआ है उन्होंने, कि आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? जनाबे वाला, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वो एरिया होता है जो आउटसाइड द इनर मेम्ब्रेन है, यानी जो इनर मेम्ब्रेन है इसका बाहरी वाला हिस्सा, और उसको सिंपल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिस्टोल नहीं होता, स्ट्रोमा भी नहीं है, मैट्रिक्स भी गलत आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा शानदार एमसीक्यूज है। एक थीरी है, एक थीरी है, साइंटिफिक थीरी है कि ये ख्याल किया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस से ओरिजिनेट हुआ है, यानी इनका ओरिजिन क्या है। इस थीरी को एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी कहते हैं। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो जनाबे वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सिम्बियोटिक प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। यूकैरियोटिक सेल से नहीं बना है, वायरस से नहीं हुआ है, क्लोरोप्लास्ट से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो द राइट ऑप्शन इज सिम्बियोटिक प्रोकैरियोट्स। इस चीज को जहन में रखे, इस थ्योरी को जहन में रखे कि mitochondria is believed to have originated from symbiotic prokaryotes, and this theory is known as the endosymbiotic theory. Option B is the correct option. 6 पे चलते हैं। Which of the following processes occurs in the mitochondrial matrix? कौन से वो processes वाक़या होते हैं mitochondrial matrix में? ग्लाइकोलिसिस, कैल्विन साइकिल, कर्ब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अकल इस्तेमाल करो। ग्लाइकोलिसिस, कैल्विन साइकिल कहाँ पे होता है? अगर आपने फर्स्ट ईयर के जो बायो का वो चैप्टर पढ़ा हो जिसमें हम कैल्विन कर्ब साइकिल पढ़ते हैं तो आपको इस चीज़ का थोड़ा अंदाज़ा हुआ होगा। आप वहाँ पे भी जहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वह कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है और उसको कर्ब साइकिल कहते हैं। ठीक है जनाब, ये समझ आ गई। मेरा मकसद ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कर्ब साइकिल कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which enzyme 7? Which enzyme complex is primarily involved in ATP synthesis in mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस? दिस इज सिंपल एमसीक्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज। ये बुनियादी तौर पर एटीपी किस चीज से बनता है? फ्रॉम एडीपी एंड पाई। इसके रिएक्शन के लिए एक एंजाइम का होना ज़रूरी है। एंजाइम वर्क्स एज अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन एंड दैट एंजाइम इज एटीपी सिंथेज। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो एडीपी और पाई के रिएक्शन के दौरान एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। एंजाइम प्लेज अ रोल ऑफ ए कैटलिस्ट दैट गिव्स आर सपोर्ट आर स्पीड अप द रिएक्शन and that enzyme is ATP synthase, which is very easy to remember because ATP synthesis में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? ATP synthase, simple as that. 8 mitochondrial DNA is, जनाबे वाला वो अब जो मैंने पहले आपको कहा था कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, किस चीज से बना होता है, किस तरह दिखता है? लीनियर दिखता है यानी एक लकीर के शक्ल में सीधा स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर होता है या एक सर्कल के नुमा पे होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है या बोथ बी एंड सी? जनाबे वाला इस चीज़ को याद रखिए, जिस तरह बैक्टीरियल डीएनए है उसी तरह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी उसकी मुमासलत है, एक दूसरे से उनकी सिमिलैरिटी है। और सिमिलैरिटी क्या है? कि वो दोनों सर्कुलर होते हैं और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ये याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। बार बार मैं कहूँगा कि सर्कुलर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। कीप इट इन माइंड दिस थिंग्स। Which of the following is not a function of mitochondria? MCQs number 9. Which of the following is not a function of mitochondria? कौन सा इनमें जो 4 वो प्रोसेस दिए हैं वो कौन सा कोई फंक्शन नहीं है? किस चीज का? माइटोकॉन्ड्रिया का। एटीपी प्रोडक्शन, एपोप्टोसिस रेगुलेशन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस। जनाबे वाला आप अगर कॉमन सेंस को भी यूज़ कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया तो कहाँ पे इस्तेमाल, इसका फंक्शन नहीं है जनाबे वाला। ये मेन फंक्शन अगर आपको जहन में है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एपोप्टोसिस की रेगुलेशन करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में तो ये इन्वॉल्व ही है। तो फोटोसिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी काम नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द थियरी सजेस्टिंग दैट माइटोकॉन्ड्रिया वर वंस फ्री लिविंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ये थियरी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई पिछले उसमें, अगर आपको याद हो, अभी कुछ ही मिनट हो गए हैं। उस थियरी को क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ज़माने में वंस फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहलाते थे या होते थे। तो इस थियरी को एंडोसिम्बियोटिक थियरी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर यूकेरियोटिक ऑर्गेनेली की ओरिजिन का हमें बताता है कि ये कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हो गए हैं, ओरिजिन यानी कैसे आ गए हैं। एमसीक्यूज नंबर 11, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, अब देखो 10 एमसीक्यूज हमने माइटोकॉन्ड्रिया पे कर दिए। अगर आपको ये सारे एमसीक्यूज पहले से आते थे देन यू आर you know you are very good at your studies. But if there is some problem, so catch up with me, read your books well and come here to study with me. Okay, 11, the primary function of Golgi apparatus is, गोल्जी एपरेटस का बुनियादी काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। अगर आपको याद हुआ हो तो मैंने जो पिछले लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं एमसीक्यूज के, तो वहां पे मैंने कहा था कि गोल्जी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो पोस्ट ऑफिस क्या काम करता है? मॉडिफाई एंड पैकेज ऑफ प्रोटीन्स, यानी वो आपके खतूत को और आपके जो 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 चीज़ें हैं उनको पैक करके भिजवाते हैं बाहर। सो दिस इज द फंक्शन। अगर आप सिर्फ इस पोस्ट ऑफिस के चीज़ को जहन में रखो तो आप गोल्जी अपरेटस के बारे में जैसे भी सवाल आएंगे आपको आता होगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 12, द गोल्जी अपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ सेक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। वहां माइटोकॉन्ड्रिया में क्या थी? क्रिस्टी थी। हाँ, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है ये फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। हिंट में मैंने बताया है कि ये कैसे हैं? फ्लैटन है, चिपटे हुए हैं और डिस्क लाइक है। इस स्ट्रक्चर को भाईजान सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है जनाब। गोल्जी एपरेटस में जो सेक्ड है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, देखो 4-5 एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्टेक्ड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, फ्लैटेंड है, डिस्क लाइक है। इन स्ट्रक्चर को जिन्होंने स्ट्रक्चर बताया है इनका नाम क्या है? सिस्टर्नी। नंबर 13, proteins are transported from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus in, किस चीज में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं? किससे? ईआर से, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टू द गोल्जी एपरेटस। देखो प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस तक आते हैं, और वो किस चीज में ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको वेजिकल्स कहते हैं। यानी ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो गाड़ी आती है जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज़ को? गोल्जी एपरेटस को। उस गाड़ी को वेजिकल्स कहते हैं। और ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स हैं, ऐसे तेले हैं जिसमें छोटा मेम्ब्रेन बाउंड है वो। 14, the face of the Golgi apparatus that receives vesicles from the ER is called the face of the Golgi apparatus। वो गोल्जी एपरेटस, उनका जो फेस है दैट रिसीव्स वेजिकल, जो रिसीव करते हैं वेजिकल, कहाँ से रिसीव करते हैं? ईआर से करते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करते हैं। उसका फेस क्या है? तो दिस फेस इज क्लोजर टू द ईआर। ईआर का फेस क्या है अगर आपको याद हो तो वो सिस फेज होता है। ठीक है, एक ट्रांस फेज होता है, एक सिस फेज होता है। मीडियल फेज, पोस्टीरियर फेज, ये बायोलॉजी में ऐसे ये जो 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 टर्मिनोलॉजीज है आपको इनके बुनियाद समझ आनी चाहिए कि ट्रांस किसके लिए इस्तेमाल होता है, मीडियल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिस का जो लफ्ज होता है वो कहाँ, पोस्टीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर। ये जो इस तरह अल्फाज हैं आपको ये कॉन्सेप्चुलाइज करने में, जब जब आगे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो ऐसे अल्फाज का पढ़ना और उसको समझना नहायत ज़रूरी है। 15, which of the following modification can occur to proteins in the Golgi apparatus? Which of the following modification, कौन से modification यानी उनमें changes can occur, वाक़या हो सकते हैं, to proteins, प्रोटीन को, in the Golgi apparatus, Golgi apparatus में
प्रोटीन को कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं जनाब वाला? फॉस्फोरिलेशन ये भी होता है, ग्लाइकोसिलेशन ये भी होता है, सल्फेशन ये भी होता है। तो ये सारे मॉडिफिकेशन आपके प्रोटीन जब ईआर से गोल्जी अपरेटस में आते हैं तो उनमें ये सारे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज डी। 16 पे आते हैं, द गोल्जी अपरेटस इज मोस्ट एबंडेंट इन सेल्स दैट आर। गोल्जी अपरेटस कहाँ पे ज्यादा होंगे? अब जहन पे ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, आपको वहां पे ज्यादा होते हैं जहां पे ज्यादा मवाद बनता है सिक्रीशन के लिए, क्योंकि जहरी बात है इनका काम ये है कि ये जो सिक्रीशन करते हैं, तो सिक्रीशन के लिए अगर मवाद ज्यादा है आपके सेल में तो ज्यादा गोल्जी अपरेटस की जरूरत होगी, इसलिए द राइट ऑप्शन इज एंगेज इन सिक्रीशन। सो थिंक ऑफ द सेल दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ सब्सटेंसेस फॉर एक्सपोर्ट। ऐसे सेल का सोचो जहां पे ज्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माना बाहर, बाहर करना, किसी चीज को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट होती है जो आप मांगते हो बरामदात दरामदात के उस सेंस में। तो आप एक्सपोर्ट के लिए अगर सब्सटेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे abundance ऑफ गोल्जी apparatus इज रिक्वायर्ड टू secrete that substances. 17. The small vesicle that bud off from the Golgi apparatus to transport protein in the cell membranes are called. देखो ये सिंपल सा एमसीक्यूज है, इस चीज़ को सिर्फ ये एक स्टोरी है, आप याद रखो, याद रखो। जब भी आप किसी टॉपिक को कंसेप्चुलाइज करते हैं तो आप उसको इस तरह लो जिस तरह हम मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो गोल्जी अपरेटस के अब तुम आदात व अतवार, उनके स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन पढ़ रहे हो। तो ये जो स्मॉल वेजिकल्स है, दैट बड ऑफ का मतलब है निकलना, एक बडिंग जिस तरह हम प्लांट्स में पढ़ते हैं। फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस से जो बड ऑफ स्मॉल वेजिकल्स बनते हैं टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कि क्या करे, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करे टू द सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड। सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो छोटे वेजिकल्स बड ऑफ होते हैं, बनते हैं फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस, उनको क्या कहते हैं भाईजान? उसको कहते हैं सिक्रेटरी वेजिकल्स। These vesicles release their contents outside the cell. जहरी बात है। 18. Which of the following organelles is directly involved in sorting and packaging proteins for secretion? ये no offense. The right option is Golgi apparatus. We already know because it acts like a packaging center. So the right option is C. Golgi apparatus. 19 पे चलते हैं। The Golgi apparatus plays a key role in the formation of। हाँ, तो किस चीज के फॉर्मेशन में एक बुनियादी किरदार अदा करता है? देखो इसका एक दूसरा भाई खड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जनाब, राइबोसोम्स का काम नहीं है। लाइसोसोम्स का काम भी कुछ इस तरह है जैसा गोल्जी अपरेटस का है। तो इनका बड़ा की रोल है इनके फॉर्मेशन में, क्योंकि ये दोनों आपके एंजाइम सिक्रीट करने में, आपके जो अदर सब्सटेंसेस है उनकी सिक्रीशन में इन्वॉल्व हैं। आखिरी एमसीक्यूज। इन प्लांट सेल्स द गोल्जी apparatus इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। प्लांट सेल में गोल्जी apparatus किस चीज में इन्वॉल्व है? इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि जो गोल्जी apparatus है आपका, उनमें पेक्टिन होता है और हेमिसेलुलोज होता है। इस कंपोनेंट ये इट गिव्स अ सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द सेल वॉल ऑफ द प्लांट. So when in plant cell the Golgi apparatus is also involved in the synthesis of cell wall components because it has pectin and hemicellulose. दोस्तों और मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आपको ये एमसीक्यूज का ये जो मेरा सिलसिला है ये अच्छा लगता है और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं तो काइंडली आप इसको कभी मिस ना करें। अपने लेक्चर को पूरा ध्यान से सुने और पढ़े और इसको नोट्स ले। आप इसको पेन और पेज आपके साथ होना चाहिए। आप अपने ऐसे दोस्तों को जो एक रिगरस एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो मेरे इस छोटी सी काविश से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने जो आपके करीबी साथी हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा लिखा है, ऐसा किया है,
क्योंकि ये चीज़ें नहीं हैं आपके बुक्स में, कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आप खुश रहें, मेरी सारी दुआएं नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं। अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और खूब पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर नताइज देंगे। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।